स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाय गाइस, मैं विजय कुमार है आपका अपने YouTube चैनल ब्रदर्स ट्यूशन पे आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत अच्छा सा सेशन आप लोगों के लाया हूं। सभी 10th के विद्यार्थी जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हर एक चैप्टर को मैं कवर करूँगा। तो आज ये साइंस का एक चैप्टर मैं लेके आया हूँ आपके समक्ष जो इसका नाम है द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसे बिना स्किप किए अच्छे से देखते जाएं और अच्छी तरह से समझें, आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। तो इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है और क्या नहीं, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम सही पता चल रहा है, ह्यूमन आइज के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। और ह्यूमन आइज से हम लोग क्या क्या काम करते हैं, तो ये पूरे हम लोग के कलरफुल वर्ल्ड को देखने में ये मदद करते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानें। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ह्यूमन आइज के बारे में, तो ह्यूमन आइज इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन है ना। सबसे ज़्यादा वैल्यूबल, क्योंकि अगर ये ना रहे तो हम लोग का अर्थ में एक सेंस ऑर्गन जो कि बहुत सारे चीज़ को हम देखने से वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ लिखा है, इसमें उस चीज़ का चर्चा किया गया है कि इट एनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलरफुल कलर्स अराउंड अस। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे और कुछ इसके बारे में और डिटेल, जैसे कि आइज़ में हम लोग के कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं उस सब के बारे में। जैसे कि कुछ नाम है कॉर्निया, फिर इरीज है, पुपिल्स है ना, ये सब कई नाम है। तो सबसे पहले आप इसको डायग्राम के थ्रू देखिए, और जब डायग्राम से आपको समझ में आएगा तो आप बेटर से समझ पाएंगे। तो आते हैं, इसका हम एक डायग्राम यहाँ पे लेते हैं, बहुत अच्छा सा, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या क्या होता है एक आइज में। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, ये इस पोर्शन में यहाँ एक लेंस लगा हुआ रहता है ना, और जस्ट बीच में ये जो हम लोग का दिख रहा है इधर ग्रीन ग्रीन सा कलर में, ये ग्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन क्या बोलेंगे ब्लू कलर से, वो है इरीज है ना, इरीज है। इरीज का काम क्या रहता है वो सारा हम उधर रीड करके भी समझाएंगे। उससे पहले आप थोड़ा ये देखिए कि इरीज का वर्क क्या हो सकता है। तो हम लोग के आइज़ में इधर से बहुत सारा रे आता है जो हम लोग को आँख में आके एंटर करता है। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स है देखिए, एक है एक्वस ह्यूमर, ये दिख रहा है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो इस कॉर्निया के, देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्निया है, कॉर्निया और ये जो लेंस यहाँ बीच में है उसके बीच एक जेली लाइक लिक्विड डाला हुआ रहता है। उस लिक्विड को हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो अच्छी तरह से इसे ध्यान में रखें, इससे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। उसके बाद जस्ट बीच में एक होल सा दिख रहा है, ये होल जहाँ पे इस होल में का हम बात कर रहे हैं जहाँ पे आई मतलब इरीज जो है ना, सो लाइट को, ये जो लाइट इधर से इरीज साइड से लगा हुआ है उसमें लाइट को कंट्रोल करने का काम इरीज करता है। और ये होल जो है जिसको पुपिल्स कहते हैं उससे लाइट एंटर करता है हमारे आँख में। तो यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, ये लेंस का शेप जो होता है वो ऐसे बना हुआ है, ऐसे। तो इसको हम लोग कन्वेक्स लेंस कह सकते हैं, है ना। कन्वेक्स लेंस हम लोग का नेचुरली फिटेड रहता है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे आप सिलियरी मसल्स इसको कहते हैं, या यहाँ पे लिंगामेंट है। तो ये क्या करता है कि ये जो लेंस है, ये लेंस को अपने आप को कभी कभी सिंक्रीज करता है, मतलब अपने आप को एडजस्ट करता है। जैसे इस पर रे आता है कहीं बाहर से, ऐसे रे आ रहा है तो उसी के अनुसार ये उसका एडजस्टमेंट करता है। तो इसीलिए सिलियरी मसल्स का यही काम है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में इतने सारे, यहाँ जो बीच का स्पेस बच जाता है, इस स्पेस में बहुत सारे जेली लाइक लिक्विड पाए जाते हैं। जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे लिक्विड पाए जाते हैं, उसी टाइप से यहाँ भी लिक्विड पाए जाते हैं। तो इस लिक्विड का नाम होता है विट्रस ह्यूमर, जबकि यहाँ जो लिक्विड पाया जाता था उसका नाम था क्या, एक्वस ह्यूमर। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे इसको हम ज़्यादातर बुक में इस जगह पे मेंशन किया रहता है। चलिए इस ड्राइंग में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्क्रीन लगा रहता है दोस्तों, और इस स्क्रीन पे हम लोग का ये जो लाइट आता है, तो लाइट यहीं आके मीट करता है और यहाँ इसको हम लोग, इस स्क्रीन को हम लोग रेटिना कहते हैं।
और रेटिना जो पे इमेज बनता है सो हमेशा उल्टा बनता है। जैसे अगर इधर ऑब्जेक्ट हम ऐसा देख रहे हैं तो रेटिना पे उसका इमेज कुछ ऐसा उल्टा बनेगा। और फिर ये यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल नर्व है। ऑप्टिकल नर्व एक तरह से यहाँ बहुत सारे ऐसे नर्व्स लगे रहते हैं जो इस इमेज को ये एक्सेप्ट करते हैं और ये सीधा ब्रेन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये जो पूरा वर्किंग हुआ वो सबसे पहले तो यहाँ से क्या आया, तो एक बार फिर से हम देखते हैं यहाँ से क्या आया। यहाँ से रे आया बहुत सारा, और रे जैसे आता है, रे का बात किए तो यहाँ से बहुत सारा रे आया और इस रे को यहाँ अंदर आने दिया। अगर ज़्यादा मात्रा में लाइट आ रहा है तो ये जो है ये पुपिल्स इधर से इसको कंट्रोल कर लेगा कि नहीं, ज़्यादा एंटर करने से रोक देगा। और अगर कम आ रहा है तो ये अपने आप को पीछे हटा लेगा। और जब यहाँ से कोई भी दो रे आया तो उसको यहाँ पे आके मिलना होता है, ये आके इसको, ये जो कन्वर्जिंग लेंस है एक तरह से कन्वेक्स, वो इसको यहाँ पे मीट कराएगा और यहाँ पे एक उल्टा इमेज बना देता है। और इस उल्टे इमेज को ये नर्व सेल के थ्रू बाहर ब्रेन को भेज दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग को दिखाई पड़ता है। तो यही बात है इसमें। अब इसके बारे में सारे पार्ट्स का हम डिफिनेशन पढ़ेंगे क्योंकि डिफिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए पहला काम क्या है, हम लोग अगर कॉर्निया के बारे में पढ़े थे तो कॉर्निया क्या था, एक ट्रांसपेरेंट टिश्यूज था जो कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई दैट लेट्स लाइट ट्रेवल थ्रू। मतलब होता था कि आँख का जो लेवल था यहाँ बीच में, वहीं से लाइट जो है सो एंटर करता था, वो एक जगह था। इरीज का काम क्या था, तो लाइट को कंट्रोल करने का, दोनों साइड से ऐसे ऐसे लगा हुआ था जो इरीज था। इरीज का क्या था तो बोलेंगे कि अ रिंग ऑफ मसल इन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आइज, ठीक है, दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल्स। पुपिल्स का जो साइज है उसको ये कंट्रोल करता है। पुपिल क्या था, पुपिल एक होल था बीच में जिससे लाइट एंटर करता था। तो बोला गया एन ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द इरीज दैट चेंजेस साइज टू कंट्रोल हाउ मच लाइट इज एंटरिंग द आइज, कितना लाइट इसमें एंटर करना है ये डिसाइड करेगा। उसके बाद है बहुत सारा पार्ट आप लोगों को उतना नहीं पूछा जाता, जैसे यहाँ स्क्लेरा सब चीज़ का हम मेंशन कर दिए हैं। तो स्क्लेरा का मतलब हो गया एक वाइट पार्ट ऑफ द आइज जो वाइट कलर का दिखता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यूज दैट प्रोटेक्ट द इनर वर्किंग ऑफ द आइज। ठीक है, लेंस क्या है, तो लेंस यहाँ बीच में ये वाला लेंस लगा हुआ था कन्वेक्स, है ना। तो उसमें क्या है, तो लेंस के बारे में लिखा है कि लोकेटेड डायरेक्टली बिहाइंड द पुपिल्स, पुपिल्स के जस्ट पीछे ये लगा रहता है। और इट फोकस द लाइट रे ऑन द रेटिना। रेटिना के बारे में बात किया जाए तो रेटिना इधर पीछे आँख के जस्ट पीछे साइड में था, तो एक तरह का ये स्क्रीन था। तो बोला गया था कि रेटिना के बारे में मेम्ब्रेन एट द बैक ऑफ द आइज, आइज के जस्ट पीछे साइड, दैट चेंजेस लाइट इनटू द नर्व सिग्नल। उसके बाद ऑप्टिकल नर्व था पीछे साइड जो ब्रेन को सिग्नल ट्रांसफ़र करता था वो। तो नर्व जो ऑप्टिकल नर्व था वो क्या था, एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द आइज टू द ब्रेन। ठीक है, फिर यहाँ है मस्कुला स्मॉल एंड हाईली सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द रेटिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल विजन। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। उसके बाद है क्लोरिडा। तो क्लोरिडा क्या था, बोलेंगे क्लोरिडा के बारे में कि द क्लोरिडा इज अ लेयर ऑफ ब्लड वेसिल, ब्लड का छोटा छोटा वेसिल जो बिटवीन द रेटिना एंड स्क्लेरा, जो हम लोग स्क्लेरा के बारे में पढ़े थे उसके बीच में रहता है, उसी को हम लोग क्लोरिडा का नाम दिया गया है। और आगे क्या क्या था, जैसे हम लोग बात करें सिलियरी मसल, सिलियरी मसल का क्या था, तो इरीज के जो आँख ऐसे हुआ करता था, यहाँ इरीज रहता था, उसके जस्ट बगल में थोड़ा सा एक सिलियरी मसल्स होता था, मांस का टुकड़ा कह लीजिए। इट चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस, लेंस का शेप को कभी कब हमको इस लेंस को पतला रखना है, कब थोड़ा वाइड कर देना है ऐसा, तो वो डिसाइड करता था सिलियरी मसल्स। ठीक है, इसीलिए ये जो सिंक्रीज करता है या कभी कभी ये अपने आप को वाइड बना लेता है, तो इस तरह के घटना को पावर ऑफ एकोमेंडेशन कहते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इट रिलैक्स द फ्लैटन दैट लेंस ऑफ फॉर डिस्टेंट विजन। मतलब होता ये है कि कभी कभी हम लोग को नज़दीक का चीज़ देखना है, तो नज़दीक का चीज़ देखने के लिए ना हम लोग का आँख को ज़्यादा पावर का ज़रूरत होता है, इसलिए इस तरह करके अपना शेप को वो बना लेता है आइज।
और जबकि जब हमको बहुत दूर से कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमको देखना है तो उसमें हम लोग को इस तरह का पतला सा लेंस चाहिए, इस तरह वाइड नहीं चाहिए, है ना। तो वो चीज़ ये करता है। एक्वा स्विमर तो एक लिक्विड था, तो बोलेंगे अ वाटर लाइक फ्लूइड प्रोड्यूस बाय अ सिलियरी बॉडी, है ना। इट फिल्स द फ्रंट ऑफ द आइज बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया। इस दोनों के बीच का जो जगह होता है उसको ये फिलअप करता है एंड प्रोवाइड द कॉर्निया एंड लेंस विथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है। इट ड्रेन्स बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द कैनेला और स्क्लेमा, इस सब के थ्रू। तो एक्वा स्विमर क्या था उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद विट्रस स्विमर क्या था, तो विट्रस स्विमर जो था वो भी एक तरह का लिक्विड था, लेकिन बस अंतर क्या था, ये जो एक्वा स्विमर था वो बाहर का और लेंस के बीच का जो स्पेस था उसमें कवर था, जबकि लेंस और इधर रेटिना था उसके बीच का जो जगह था उसको हम लोग विट्रस स्विमर का नाम दिया गया था। तो बोला गया द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना फिल्ड विथ अ जेल लाइक, मतलब लिक्विड से जो वहाँ फिलअप है उसको हम लोग विट्रस स्विमर का नाम देते हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं। ड्राइंग भी क्लियर हुआ। तो वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई तो हम समझाए थे, लाइट यहाँ से एंटर करता है, फिर आके लेंस से गुजरता है, फिर रेटिना पे मिलता है, उल्टा इमेज बनता है और वो वापस जाके ब्रेन को नर्व सेल पहुँचा देता है। तो यहाँ बोला गया है कि लाइट एंटर द आइज थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया से लाइट को एंटर किया गया। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट ब्लग ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आईबॉल से पास होता है, एज ऑन इन द फिगर, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है ना। वो बोला गया है कि द आईबॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप होता है, ठीक है, जिसका डायमीटर आप समझ के चलिए 2.3 सेंटीमीटर के करीब का होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट रे एंटरिंग द आइज ऑकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। फिर बोला गया है कि द क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली प्रोवाइड द फाइन एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को एडजस्टमेंट करने का मतलब वही हुआ पतला और अपने आप को वाइड बनाना। तो होता क्या है कि इस तरह जब वाइड बनाता है तो इसका फोकल लेंथ घट जाता है, फोकल लेंथ इधर होता है वो घट जाता है, और जब भी अपने आप को थिन बना देता है तो ये जो फोकल लेंथ होता है इधर वो मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आँख का पावर होता है ना, पावर, वो हमेशा फोकस का जस्ट आधा होता है ना, इसी के आधार पर ये काम करता है। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को तो लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। जो लगता है अपने दोस्त, अपने साथी, किसी से भी जो आपके साथ पढ़ रहे हों उसका भी कुछ अच्छा हो जाए, इसलिए उसके बीच भी शेयर कर दिया कीजिए वीडियो को। तो इस तरह का ये वर्किंग था। अब आगे आते हैं। तो यहाँ लिखा है कि क्या क्या चीज़ हम लोग वर्किंग में और पढ़े थे कि रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट ए डिफरेंट डिस्टेंस ऑन रेटिना। रेटिना पे ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता है। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड, उसको हम लोग इरीज बिहाइंड द कॉर्निया। देखिए कॉर्निया के पीछे जो इरीज रहता था जो लाइट को कंट्रोल करता है, बोला इरीज इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्रेम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल्स, है ना। बोला क्या, द पुपिल्स रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। द आई लेंस फ्रॉम द inverted real image of the object on the retina और the light sensitive cell, जो हम लोग आँख में रहता है। दो तरह का सेल पाया जाता है, रॉड सेल और कॉन सेल, ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। गेट एक्टिवेटेड, हम लोग का जो आँख होता है उसमें दो तरह का सेल पाया जाता है, एक होता है रॉड सेल, ठीक है, और एक होता है कॉन सेल। तो ये जो कॉन सेल होता है वो जो ज़्यादा लाइट पड़ता है ना तो ये सेल एक्टिवेट हो जाता है। रॉड सेल नाइट के समय या फिर कह लीजिए डिम लाइट में ये एक्टिवेट होता है। तो ऐसा उसी से वही सब सेल जो है सो एक्टिवेट हो जाता है और फिर हम लोग को देखने में ये मदद करता है। तो उसी को बोलते हैं लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेटेड अपॉन एल्यूमिनेशन एंड जनरेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है। दिस सिग्नल्स आर सेंड to the brain by the optical nerve। बोला the brain interrupt this signal and finally process the information so that we preview object as they are, that is without invasion, ठीक है। तो ये कहानी था इसका, हम लोग यहाँ पे और डिटेल में पढ़ सकते हैं। लाइट यहाँ पे देखिए ब्रेन है ना,
ब्रेन यहाँ पे है, ब्रेन को कैसे सिग्नल भेज रहा है यहाँ पे पूरा समझाया गया है। यहाँ पे रेटिना है ना। ये रहा आपका सिलियरी मसल्स, ये इरीज रहा लाइट को कंट्रोल करने वाला, कॉर्निया रहा, इरीज रहा। तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ भी जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। ये एक्वस ह्यूमर और ये विट्रस ह्यूमर। तो इतना सारे चीज़ को हमने रिवाइज किया। अब आगे आते हैं, तो आगे का बात को करते हैं क्या और बाकी रहा इसमें। अब आता है कि पावर ऑफ एकमेंडेशन क्या होता है, जैसे कि हमने उधर पढ़ा था। तो पावर ऑफ एकमेंडेशन का मतलब ही होता है कि इरीज जो होता है, मतलब ये लेंस जो होता है, लेंस वो अपने आप को जो कंट्रोल करता है, एडजस्टमेंट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पावर ऑफ एकमेंडेशन, जो सिलियरी मसल्स का काम रहता है। तो बोला द प्रोसेस बाय विच सिलियरी मसल्स चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू फोकस डिस्टेंट और नियर ऑब्जेक्ट। होता है क्या है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर का ऑब्जेक्ट हुआ, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को और नियर ऑब्जेक्ट को दोनों को देखने के लिए ये अपने आप में जो कंट्रेशन या रिलैक्सेशन करता है, यानी कि अपने आप को सिंक्रीज करता है या वाइड करता है, उसी घटना को हम लोग एकमेंडेशन ऑफ द आइज कहते हैं। नोट्स भी बना सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, या फिर PDF हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, हाउ डज एन आई फोकस ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंस। अब किस तरह से दूर का ऑब्जेक्ट को कैसे वो फोकस करता है रेटिना पे, नज़दीक को कैसे फोकस करता है, तो इस चीज़ पे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सभी चीज़ का सटीक डायग्राम है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में, है ना। यहाँ से देखिए दूर का ऑब्जेक्ट, कोई भी दूर का ऑब्जेक्ट है, अब सपोज कीजिए हम इसको क्या करने वाले हैं, लाइट को आ रहा है ये, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे लेंस लगा रहता है, यहाँ पे जैसे आता है तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये मुड़ जाता है और ये वापस आके यहाँ रेटिना पे एक दूसरे से मीट करता है, जिसके कारण यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही है, इसी चीज़ को यहाँ पे ऊपर में मेंशन किया गया है, क्या होता है क्या नहीं, तो वो हम यहाँ पे एग्जैक्ट समझा चुके हैं। अब आगे आते हैं कि कभी कभी नज़दीक का चीज़ भी नहीं दिखाई देता है किसी को, नज़दीक का चीज़, तो उसमें क्या होता था, तो होता ये है कि जब नज़दीक का चीज़ आ रहा है तो नज़दीक का चीज़ में ये अभी फैल ही रहा था लाइट, और अचानक से आके आँख में हम लोग का एंटर कर जाता है। तो इसको मोड़ने में, इस तरह से कन्वर्ज करने में इस वाले को ज़्यादा पावर का ज़रूरत होना चाहिए। इसीलिए जो ऊपर हमने दिखाया था वो उसमें थोड़ा ऐसे लेंस पतला भी रहे ना, तो वो इसको मतलब टर्न कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। बट इसमें ये थोड़ा ज़्यादा वाइड होना चाहिए जब नज़दीक का चीज़ देख रहे हों तो इसलिए इसको अपने आप को ये क्या कर लेता है, वाइड, और तब जाके ये मिलाता है। और यही सेम चीज़ प्रोसेस होता है क्या है कि ये जो इसको वाइड करा रहा है या फिर इसको थिन करा रहा है, ये कौन करा रहा है, यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स लगा है वो, तो वो सिलियरी मसल्स क्या होता है कि कभी कभी लूज़ हो जाता है किसी कारण बस, या ओल्ड एज तक होते होते, तो इसके कारण क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और ये अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है और फिर डिफेक्ट ऑफ विजन शुरू हो जाता है। तो आगे आते हैं, लिखा है नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट मतलब वही हुआ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। तो नज़दीक, कितना नज़दीक तक हम लोग देख सकते हैं, तो होता क्या है कि जहाँ आँख है, आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक क्या होता है कि हम लोग देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक जो सबसे लीस्ट डिस्टेंस है, उससे कम का अगर हम लोग देखना चाहेंगे ना, तो आँख में किसी तरह का स्ट्रेस महसूस करेंगे, जो कि हम लोग नॉर्मल विजन का नाम नहीं देते हैं। फार पॉइंट का मतलब क्या होता है, मतलब दूरी, कितना दूर तक हम लोग देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। तो बोला फार पॉइंट ऑफ द आइज मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द आइज नॉर्मल आइज कैन सी। तो कितना दूर तक देख सकते हैं हम लोग, काफ़ी दूर तक देख सकते हैं, सन को देख लेते हैं, स्टार को देख लेते हैं, तो वो सब तो काफ़ी है। तो वही बोला गया है कि इसका कोई फिक्स नहीं है, इट इज़ इन्फिनाइटली फॉर अ नॉर्मल आइज। आगे की बात करते हैं तो आता है रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन का मतलब क्या होता है, कितना रेंज तक हम लोग देख सकते हैं। हम लोग का भगवान ने 2 आँखें दी है, तो दोनों आँख से हम लोग का क्या होता है, कुछ दूर तक तो नहीं देख पाते हैं, बस ये क्या करता है कि एरिया ऑफ विजन को बढ़ा देता है। एक आँख से हम लोग कुछ डिग्री, 120 डिग्री के करीब देख पाते हैं एरिया में, तो अगर दोनों आँख से देखें तो पूरा 180 डिग्री पे देख पाते हैं हम लोग पूरा
दोनों साइड, ठीक है। तो उसके बाद आता है कितने तरह का इसमें डिफेक्ट आ जाते हैं हमारे आइज़ में। तो कितने तरह का डिफेक्ट आते हैं, तो बोला गया है कि नॉर्मल आइज़ कैन सी ऑल ऑब्जेक्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज़ 25 से आप ले सकते हैं इन्फिनाइट तक, वो सारा चीज़ को ये देख पाता है। बट ड्यू टू सर्टेन abnormalities the eyes is not able to see object over such a wide range of distance, ठीक है। तो इस कारण से नहीं देख पाता है, तो उसी को कहते हैं क्या, डिफेक्ट ऑफ विजन। अब सम ऑफ द डिफेक्ट विजन्स आर, एक हुआ हाइपरमेट्रोपिया, हिंदी वाले स्टूडेंट इसको हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष कहते हैं, और यहीं पे है इसी का दूसरा नाम है क्या, लॉन्ग साइडनेस। दूसरा डिफेक्ट किसको बोलते हैं, तो मायोपिया कहते हैं। मायोपिया का मतलब उसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइडनेस, या हिंदी में कहें तो इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। प्रेस बायोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है। तो इस तरह के बहुत सारे डिफेक्ट पाए जाते हैं हमारे आइज़ में। तो हम एक एक करके सबके बारे में यहाँ पे समझेंगे, है ना। तो आपने अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वीडियो को शेयर करें, है ना। और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट भी धीरे धीरे लाते रहें। जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबके बीच शेयर करें और सभी को प्रोत्साहन दें। तो यहाँ आता है हम लोग का हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे को, उन्हें लगता है हाइपरमेट्रोपिया का हिंदी होता है दूर दृष्टि दोष। तो उन्हें लगता है दूर का चीज़ नहीं दिखता होगा और नज़दीक का चीज़ दिखता होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है कि हाइपरमेट्रोपिया इज़ ऑल्सो नोन एज, उसी को फार साइडनेस बोलते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया इज़ द डिफेक्ट ऑफ आइज ड्यू टू विच आई इज़ नॉट एबल टू क्लियर द नियरली ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, ठीक है, दूर का चीज़ को वो देखता है। थ्रो इट कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो बोला है द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट्स। जैसे कि 25 में नॉर्मल ह्यूमन आइज देख सकता है, बट अगर वो डिफेक्टिव है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया से डिफेक्टिव है, तो वो 25 पे नहीं देख पाएगा। तो सच अ पर्सन हैज़ कीप अ रीडिंग मटेरियल्स मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, यानी कि अगर उसको पढ़ना है तो थोड़ा दूर में रख के पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी ओल्ड एज आदमी या 40-50 के एज के आप अक्सर आदमी को देखते होंगे पेपर या मोबाइल्स को देखता है, तो वो थोड़ा फ़ोन को दूर में रख के और फ़ोन को देख रहा होता है, तो ऐसा प्रॉब्लम्स आता है, समझिए उसको हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है। तो बोला गया है कि तो वही बात है कि उसका जो 25 पे वो देख नहीं पाता है, तो दूर अपने आप को वो करना पड़ता है। तो दिस डिफेक्ट अराइज आइदर बिकॉज, क्यों ये डिफेक्ट होता है, तो इसका दो कंडीशन है जिसके कारण ये डिफेक्ट होता है। पहला है कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज़ टू लॉन्ग, इसका जो फोकल लेंथ है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। दूसरा, द आई बॉल हैज़ बिकम्स टू स्मॉल। ये दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, यही दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है हाइपरमेट्रोपिया में क्या रीज़न होता है, तो यही आपको दो बताना है। बोला दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय, तो कौन सा लेंस है जिसका दो ही लेंस है हम लोग पढ़े हैं, तो दो लेंस में से किस लेंस का यूज़ करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियर है, यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस, इसी को कन्वेक्स लेंस कहते हैं इसी टाइप से। तो ये एक नेचुरली होता है और एक हम लोग बाहर से लगा देते हैं, तब जाके ये ठीक हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम्स इसमें रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है ना हाइपरमेट्रोपिया। अभी ये देखिए डिफेक्टिव आइज है, ये क्या है, डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी अगर हम लोग यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें या फिर यहाँ पे सपोज़ कीजिए कोई रखा है, तो ये ऐसे करके गया और ये इसको मोड़ नहीं पाया, ये एबल नहीं है मोड़ने के लिए, और ये कहाँ बाहर आ गया आँख से, मतलब पीछे चला गया, जिसके कारण इमेज इसका मतलब रेटिना से पीछे बन जाएगा और उस आदमी को नहीं दिखाई देगा। तो हम लोग इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, तो ठीक करने के लिए इसको मोड़ने में मदद करने वाला एक लेंस लगा देंगे। जैसे कि ये क्या करेगा, इसको पहले से थोड़ा सा मोड़ा हुआ चीज़ को देगा ताकि इसको मोड़ने में आसानी हो, और ये यहाँ आके कन्वर्ज कर दे लाइट को और फिर उसको दिख जाए।
तो ऐसा जब इसको ये कर दिया जाता है, टर्न कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है, तो होता क्या है कि उसको यहाँ का ऑब्जेक्ट जो था वो एक्चुअल में डैश करके हम लोग को उस आँख को प्रतीत होता है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ नहीं बल्कि यहाँ है, और फिर उसको दिखने लग जाता है, यानी कि दूर कर देता है। तो इस तरह से ये रेमेडी का काम कर देता है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो प्रॉब्लम्स आता है आइज़ में वो क्या है, तो मायोपिया। मायोपिया का मतलब नियर साइडनेस। मायोपिया जो होता है वो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है और नज़दीक की वस्तु को आसानी से देखता है क्लियरली। ठीक है, तो मायोपिया मतलब नज़दीक के चीज़ को देख लेना और दूर के चीज़ को नहीं देख पाना। ठीक है, उसी को कहते हैं मायोपिया। किन कारणों से ये फैलता है, तो उसका जस्ट उल्टा, द elongation of the eyes ball that is the distance between the retina and lens is increases। होता है आँख है तो यहाँ रेटिना रहता है, यहाँ लेंस है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाता है, यही प्रॉब्लम होता है। और डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, फोकल लेंथ का डिक्रीज हो जाना मायोपिक आइज का डिफेक्ट समझा जाता है। तो वही यही उसी का यहाँ पे मेंशन है। द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। होता है पीछे बार हम लोग पढ़े थे उसमें हाइपरमेट्रोपिया में कि रेटिना से कहाँ बनता था इमेज, पीछे। जस्ट इसमें क्या होता है, रेटिना से जस्ट पहले बन जाता है, एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। तो दिस डिफेक्ट मे बी अराइज ड्यू टू, वही है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइज, मतलब इसका पावर एक तरह से कह सकते हैं बढ़ जाता है आँख का, है ना, पावर ऐसे हम समझा देते हैं यहाँ पे। होता है क्या है कि ये ऑब्जेक्ट को देखना है तो ये नज़दीक में है काफ़ी, और यहाँ से आया और इसको ऐसे करके ही ना ये ज़्यादा पावरफुल हो गया, जिसके कारण इसको मोड़ के यहीं पे मिला दे रहा है, मिलाना था रेटिना पे, तो तब भी इसको नहीं दिखेगा। तो इस तरह का चीज़ में इसको मोड़ दे रहा है ना, तो हम एक ऐसा यहाँ पे मिरर लगा, लेंस लगा देंगे जो इस लाइट को थोड़ा फैला दे। तो देखिए हम यहाँ डाइवर्जिंग लेंस लगा दिए, अगर लगाएंगे तो थोड़ा दूर चला ऐसे फैल जाएगा लाइट, और उसके बाद ही मोड़ेगा तो यहाँ पे नहीं बल्कि थोड़ा दूर में आके मिलेगा, और इस तरह से इसको ऑब्जेक्ट दिखने लग जाएगा। तो ये दोनों तरह के डिफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और से डिफेक्ट हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया ऑकर्स एट द एज ऑफ 40 ईयर्स एंड इट मेन सिम्टम्स जो होता है इसको देखने का वो क्या होता है, तो रिड्यूस नियर विजन, मतलब ना दूर का चीज़ को अच्छा से ये देख पाता है और ना नज़दीक का। यानी डिफ़िकल्टी इन रीडिंग विदाउट ग्लासेस एट 35 to 40 सेंटीमीटर, एंड बोला गया फैटिग्यू आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ क्लोज वर्क आर प्रेजेंट। तो नॉर्मली द लेंस इज रिफ्लेक्सिबल एनफ टू चेंज इट्स शेप व्हेन फोकसिंग एट द क्लोज ऑब्जेक्ट। तो फिर लॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, वही हुआ आँख का फ्लेक्सिबिलिटी जो सिलियरी मसल कंट्रोल करता है वो लूज हो जाता है। एंड इलास्टिसिटी नॉन एज द लूज ऑफ द आइज एडजस्टमेंट, जिसको पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़े थे उधर, उसको ये लूज़ कर देता है, जिसके कारण ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद बोला गया एट द यंग एज द लेंस इन योर आइज इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है, और जब एजेड हो जाते हैं तो ये सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल नहीं होके मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को अपने लूज़ कर देता है। तो आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स द लेंस बिकम्स मोर रिजिड हो जाता है, और बिकॉज दिस लेंस कांट चेंज शेप इजली एज वंस इट डिड, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड क्लोज रेंजेस, ऑब्जेक्ट को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये डिफेक्ट एराइज हो जाता है। तो यही था इसमें। उसके बाद आया यहाँ पे हम लोग सबका डायग्राम क्लियर किए हैं जितना हो सका। नॉर्मल है, अगर कोई आइज़ है तो इस तरह से हुआ, और यहाँ पे एक प्रेस बायोपिक आइज़ है तो होता क्या है कि ये पीछे साइड देखिए यहाँ पे इमेज बिहाइंड द रेटिना या तो बोला गया है कि इस तरह से प्रेस बायोपिक जो आइज़ था उसको हम लोग करेक्टेड किए हैं यहाँ पे इस तरह से करके, है ना, तो ये मिल गया। अब आगे हम लोग आते हैं तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एस्टिग्मेटिज्म के बारे में, ये एक डिफेक्ट ऑफ विजन था। तो बोला गया एस्टिग्मेटिज्म एन आई कंडीशन होता है विच ब्लर्ड विजन, मतलब आँख के ऊपर में एक तरह से एक छाला टाइप से पड़ जाता है, उसी को ब्लर्ड विजन होता है, धुंधला हो जाता है। बोला गया द फ्रंट सरफेस ऑफ द आइज, यानी कि जिसको कॉर्निया बोलते हैं, ऑफ अ पर्सन विथ एस्टिग्मेटिज्म नॉट कर्व प्रॉपरली, ठीक है। द
ये हुआ इसका कहानी। तो इस तरह से इसका हो जाता है ना। अब आगे हम लोग बढ़ें, इसमें और क्या क्या हो सकता है डिफेक्ट। तो इसमें सारी चीज़ उसी चीज़ का मेंशन किया गया है, कोई ज़्यादा नहीं है ना। तो जो मेन चीज़ था उसे हमने क्लियर किया। एस्टिग्मेटिज्म के बारे में और भी हम लोग जाने हैं। तो बोला गया एस्टिग्मेटिज्म इज द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग एरर। बोला गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीन्स दैट अ शेप ऑफ द आइज डज नॉट बेंड लाइट प्रॉपरली। वही हुआ कि इसमें लाइट को जो है सो बेंड नहीं कर पाता अच्छा से, रिजल्टिंग इन अ ब्लर इमेज बनने लगता है। लाइट हैज़ टू बी बेंड बाय द लेंस एंड कॉर्निया करेक्टेड बिफोर इट रीचेज द रेटिना इन ऑर्डर ऑफ सी थिंग्स क्लियरली। तो ये सब प्रॉब्लम्स था, इतना सारे डिफेक्ट आते हैं हम लोग के आँख में। तो बोला द टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म आर, एक है कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म और दूसरा है लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म। इसमें हम कुछ ज़्यादा इसमें हम ले लिए हैं, इतना ज़्यादा आप लोग का सिलेबस में नहीं भी रहता है कुछ कुछ चीज़ का, तो उतना आप लोग को पढ़ना भी नहीं है, तो इस बात को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये था आपका पूरा अच्छा से हम लोग जाने इस बारे में। ये यहाँ भी उसी चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है सो, है ना। अगर अच्छा से समझना हो तो वीडियो को रोक के और अच्छा से इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे अराइज होते हैं। कैसा कैसा क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ मीन बाय द पावर ऑफ एकोमेंडेशन ऑफ द आइज। आराम से देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है पावर ऑफ एकोमेंडेशन, हमने आपको समझा भी दिया है। दूसरा है पर्सन विथ अ मायोपिक आइज कैनॉट सी एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टेंट। बोला गया है कि डिस्टेंटली व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन है, आप इसे क्लियर अपने आप ठीक कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ वीडियो को रोक के थोड़ा रीडिंग कर सकते हैं। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में हमें ये कीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7209316244, इसमें भी आप मैसेज करके और पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो मैं आपका सारे चीज़ को सॉल्व करूँगा। तो अभी तक फिर कुछ और भी इसमें टॉपिक बचे हैं, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जैसे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ऐसा आपने क्वेश्चन सुना होगा। स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, सन का जो कुछ होता है कि समय से कुछ समय पहले सनराइज हो जाता है, मतलब होता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में होता नहीं है। तो इस सारी घटनाओं के बारे में नेक्स्ट क्लास हम लोग जिक्र करेंगे, यानी कि पूरा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती है उस सारे के बारे में जिक्र करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो भी एजुकेशनल ग्रुप में आप जुड़े हैं तो उसमें इस वीडियो को डालें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़ें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। फिर हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए।